नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। तो पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि हमारा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दिया जाए ताकि आप घर बैठे ही इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में, इस महामारी में घर से बाहर निकले बिना ही अपने घर पे, अपने मोबाइल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ सको, पूरा मैटर आप पढ़ सको। तो हमने देखा है कि हम एक ही टॉपिक के जितने भी ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं, जितने भी ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं, तो आप उनको देखना कम पसंद कर रहे हो। जैसे एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम। तो इससे हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें एक या दो टॉपिक में ही, एक या दो पार्ट में ही इसे समेट देना चाहिए, लेकिन उसमें आपका नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इन पूरे वीडियोस को देखें, इन पूरे पार्ट्स को देखें, जिससे आपका फ़ायदा हो। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको फ्री में घर बैठे अच्छे से अच्छा मैटर दिया जा सके, ताकि आपको इसके लिए बाहर ना जाना पड़े, आपको न कि ज़्यादा बुक्स भी खरीदनी पड़े। इनमें बहुत सारा मैटर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो हम भी इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करवाएंगे, पार्ट बनाएंगे। अगर आप इनको कम देखना पसंद करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको एक या दो क्लास में ही पूरा करवाना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक या दो या तीन या चार पार्ट जितने भी हैं उनको कंटिन्यू देखो, सभी को देखो, ताकि आपको डिटेल में पूरा मैटर मिले, आपको अलग अलग किताबें न उठानी पड़े। तो अन्यथा आपको देखा होगा यूट्यूब चैनलों पे इतना मैटर कोई नहीं दे रहा, कोई इक्का दुक्का टीचर्स को छोड़कर फुल मैटर दे रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए पूरे के पूरे पार्ट्स देखें, ना कि एक दो पार्ट्स को ज़्यादा महत्व दें। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा मौर्य काल चल रहा था। मौर्य काल में 3-4 पार्ट्स पहले हो चुके हैं हमारे। उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन सब हो गया, उनका साम्राज्य विस्तार हो गया, हमने देख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ लिया हमने, बिंदुसार को और अशोक को पढ़ लिया है। उसके बाद उसके जो पतन में हम देखेंगे 3-4 शासक हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनकी कला और स्थापत्य, जिसमें मुख्यतः रहेंगे अभिलेख, गुहालेख और जो इनके स्तूप हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें, पूरे पार्ट्स हैं इनको देखें, आपके नॉलेज के लिए ये बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं हम मौर्य काल की कला और स्थापत्य। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अभिलेखों को। अभिलेखों की खोज कब होती है? मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं इनकी खोज 1750 में टिपेंथलर द्वारा की जाती है, और सर्वप्रथम 1850 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा जाता है। तो अभिलेख कितने प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, वो आज इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। अभिलेख, अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अभिलेख 3 प्रकार के हैं, जिनमें हम देखेंगे सबसे पहले शिलालेख। यह 2 प्रकार के हैं, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख की बात करें तो वृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिलते हैं, 8 भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं
भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं, जिनमें 14 आज्ञाएं लिखी हुई मिलती हैं हमें। 14 आज्ञाएं लिखी हुई मिलती हैं। मिलते कितने स्थानों से हैं? 8 भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं। और ये वृहद शिलालेख कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी शहबाजगढ़ी वृहद शिलालेख अशोक द्वारा स्थापित किया जाता है। और कहाँ से मिलता है ये? पाकिस्तान के पेशावर से यह मिलता है। इसकी खोज हेरल्ड डीन नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो दूसरा जो मनसेहरा वृहद शिलालेख है, ये भी पाकिस्तान के हजारा नामक स्थान से मिलता है। तथा इन दोनों की जो लिपि है, इन दोनों अभिलेखों की जो लिपि रहती है वो रहती है खरोष्ठी। लिपि कौन सी रहती है? खरोष्ठी। किनकी? इन दोनों अभिलेखों की, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, इन दोनों अभिलेखों की लिपि कौन सी रहती है? खरोष्ठी। उसके बाद आता है कालसी। इसकी खोज होती है उत्तराखंड से कालसी जो शिलालेख है वो प्राप्त होता है। तथा इसका खोज कौन करता है? इसकी फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा इसकी खोज की जाती है। यह यमुना व टोंस नदियों के संगम पर प्राप्त होता है, संगम पर स्थापित किया जाता है। कालसी जो शिलालेख है उत्तराखंड से प्राप्त होता है। इसकी खोज फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है तथा यमुना व टोंस नदियों के संगम पर यह स्थापित होता है। तो उसके बाद देखेंगे हम गिरनार शिलालेख। इसकी जो स्थल रहता है, जगह रहती है काठियावाड़ गुजरात में है। अभी गुजरात के काठियावाड़ के समीप एक पहाड़ी है गिरनार पहाड़ी पर यह स्थापित किया गया था। तथा इसकी खोज कर्नल टॉर द्वारा की जाती है। तथा इस शिलालेख से हमें रुद्रदामन व समुद्रगुप्त के शिलालेख भी उत्कीर्ण मिलते हैं। इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? अशोक के द्वारा। इनकी भी स्थापना अशोक के द्वारा ही होती है। तो इसके बाद हम अगला शिलालेख देखेंगे धौली व जौगढ़। इनकी खोज उड़ीसा में हुई है, उड़ीसा में स्थापित किए गए थे। तथा इनको खोजने वाला व्यक्ति कीटो था। कीटो नामक व्यक्ति द्वारा इनकी खोज की जाती है। धौली व जौगढ़ की उड़ीसा से की जाती है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवां हम देखेंगे एरागुड़ी शिलालेख है। एरागुड़ी जो शिलालेख है इसकी खोज आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से होती है। और इसका खोजकर्ता कौन रहता है?
अनुघोष नामक एक व्यक्ति इसकी खोज करता है तथा इस शिलालेख की एक विशेषता है, यह शिलालेख बाएं से दाएं और लिखा गया है, जबकि अन्य शिलालेख हम देखते हैं वो दाएं से बाएं इस तरफ लिखे गए हैं, लेकिन जो एरागुडी आंध्र प्रदेश से मिलता है यह बाएं से दाएं तरफ लिखा हुआ है, यह इसकी विशेषता रहती है। इसके बाद है 8वां जो स्थल है, यहाँ पे हम देखेंगे सोपारा जो शिलालेख है इसकी खोज महाराष्ट्र के थाना जिला से होती है। कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के थाना जिला से इसकी खोज होती है। तो फिर से हम इनको देखेंगे। अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे। मौर्यकालीन अभिलेख हैं जो ज़्यादातर हम देखेंगे किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए, स्थापित किए गए, अशोक के द्वारा। तो इन अभिलेखों में देखेंगे हम इनको कितने भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एक तो शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? शिलालेख को पढ़ा। शिलालेख में हमने देखा वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिल रहे हैं और इनमें कितनी आज्ञाएं दी गई हैं? 14 आज्ञाएं हमें मिलती हैं। तो 8 जो स्थानों से हमें वृहद शिलालेख मिले हैं उन्हें हम यहाँ देखेंगे। उनमें हम देखेंगे शहबाजगढ़ी व मनसेरा जो पाकिस्तान क्षेत्र से मिलते हैं। वर्तमान पाकिस्तान से शहबाजगढ़ी पेशावर जिला में खोजा गया है तथा इसकी खोज हैदरडीन नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसके बाद देखेंगे मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में तथा इनकी विशेषता क्या है? ये दोनों जो शिलालेख हैं वो ख्रोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण कराए गए हैं। कौन कौन से? शहबाजगढ़ी, मनसेरा पाकिस्तान के पेशावर और हजारा जिले से खोजे गए हैं तथा इनकी लिपि दोनों की कौन सी है? ख्रोष्ठी लिपि है। तो ये भारत की किस दिशा में रहते हैं? पश्चिमोत्तर दिशा में रहते हैं। तो अगला शिलालेख है जो तीसरा वृहद शिलालेख है वो है कालसी तथा यह उत्तराखंड से खोजा गया है और इसकी खोज फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है तथा यह यमुना व टोंस नदियों के संगम पर मिलता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला गिरनार गुजरात में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ से गिरनार नामक एक पहाड़ी से यह खोजा गया और इसकी खोज कर्नल टॉड द्वारा की जाती है तथा इस पर रुद्रदामन व समुद्रगुप्त के शिलालेख भी हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। रुद्रदामन व समुद्रगुप्त के शिलालेख हमें कहाँ से उत्कीर्ण मिलते हैं? गिरनार से, जो कि काठियावाड़ में स्थित है। अगला देखेंगे हम 5वां धौली और 6ठा जौगढ़। ये दोनों उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। कीटो नामक व्यक्ति द्वारा इनकी खोज की जाती है। और 7वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। 7वां शिलालेख है जो यह एरागुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन से जिले में? कर्नूल जिले में तथा इसकी खोज अनुघोष नामक व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसकी विशेषता है अन्य सभी जो शिलालेख हमें अशोक के मिलते हैं दाएं से बाएं और उत्कीर्ण है इस तरफ लिखे गए, लेकिन एरागुड़ी जो शिलालेख है वो बाएं से दाएं और लिखा गया है। इसके बाद है 8वां शिलालेख सोपारा। 8वां शिलालेख सोपारा जो महाराष्ट्र के थाना जिला से हमें मिला है। तो इसके बाद देखेंगे हम अशोक के जो लघु शिलालेख हैं। वृहद शिलालेख को हमने देख लिया। लघु शिलालेख हैं जो यह दक्षिण भारत से मिलते हैं। लगभग कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? दक्षिण भारत से, जिसमें अशोक द्वारा अपने धम्म का एक सारांश स्वरूप है जो दिया गया है। तो इसमें लघु शिलालेखों को हम देखेंगे।
जैसे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, मास्की, गुर्जरा, गुर्जरा, रूपनाथ और सासाराम। तो इनमें हम देखेंगे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की जो खोज है वो कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी जो शिलालेख है, लघु शिलालेख है, वो कर्नाटक से मिलता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक से खोजा गया। तथा मास्की, इसकी खोज भी कर्नाटक में हुई है तथा इसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य या बुद्ध का उपासक मानता है या बताता है। तथा मास्की जो लघु शिलालेख है अशोक का, यह संभवतः अंतिम शिलालेख था। तथा गुर्जरा, गुर्जरा भी मध्य प्रदेश से खोजा गया है, एमपी से खोजा गया। मास्की व गुर्जरा में अशोक का मूल नाम मिलता है अशोक। तथा रूपनाथ, रूपनाथ भी मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त होता है। तथा सासाराम की खोज बिहार से की गई है। सासाराम की खोज कहाँ से की गई है? बिहार से की गई है। तो ये हो गए इनके लघु शिलालेख। मुख्य वैसे तो संख्या में कई हैं, दक्षिण भारत में ज़्यादातर मिलते हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की, ब्रह्मगिरी की खोज कर्नाटक से हुई है, मास्की भी कर्नाटक से, जिसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। गुर्जरा मध्य प्रदेश से तथा रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर से। सासाराम कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार से इसकी खोजें की गई है। तो इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों अशोक के स्तंभलेख। स्तंभलेख, इनकी संख्या 7 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। तथा यह भिन्न भिन्न 6 स्थलों से प्राप्त होते हैं। 6 स्थलों से प्राप्त होते हैं। तो अशोक के स्तंभलेख कैसे होते थे, किस प्रकार की इनकी आकृति वगैरह होती थी, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अशोक के स्तंभलेख में इस प्रकार से पत्थर से निर्मित होते थे। पत्थर से निर्मित होते थे। इस भाग को यष्टि कहा जाता था। इस भाग को यष्टि कहा जाता था। तथा इसके ऊपर एक अधोकमल होता था, उल्टा कमल, उल्टे कमल की आकृति थी। उल्टे कमल की आकृति थी। अधो कमल। तथा इसके ऊपर फल का चौकी, फल का चौकी, इस प्रकार से हम देखेंगे फल का चौकी बनी हुई है। तथा इस पर 4 चिन्ह या 4 पशुओं के हमें निशान देखने को मिलते हैं। तथा इसके ऊपर 4 शेरों की आकृति है, एक इनके पीछे की तरफ है। तथा इनके ऊपर एक धर्म चक्र बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो नीचे हमें पत्थर दिख रहा है वो क्या है? चष्टी कहलाता था। तथा इसके ऊपर अधोकमल था, उसके ऊपर एक चौकी बनी हुई है। क्या है? एक चौकी बनी हुई है। तथा इस चौकी पर हम देखेंगे आकृतियां मिलती हैं, कुछ आकृतियां मिलती हैं। इन आकृतियों में हम देखेंगे हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की आकृतियां हैं। हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल की आकृति हमें इन पर देखने को मिलती है। और इनकी विशेषताएं हैं, जो इनके स्तंभलेख हैं, अशोक के स्तंभलेख, इनकी कुछ विशेषताएं रहती हैं।
अशोक के स्तंभलेख एकाश्मक पत्थर से बने थे। नीचे हमने देखा एक ही पत्थर लगा हुआ है, टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, गरारीदार नहीं है। इनमें हम देखेंगे इनकी विशेषताएं। एकाश्मक, एकाश्मक पत्थर से बने हुए थे तथा यह स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र स्थलों पर थे। किन्हीं भवनों में नहीं इनकी स्थापना की गई थी, यह खुले में स्थापित किए गए थे। और इनकी एक विशेषता है, यह बिना चौकी के थे, बिना चौकी के, यानी किसी चौकी पर ये नहीं बने हुए थे, एकदम पृथ्वी पर रखे गए थे, धरती पर रखे गए थे, ना कि इनके नीचे कोई चबूतरा होता था। बिना चौकी के बने हुए थे, खुले में थे, एकाश्मक पत्थर से बने हुए थे तथा नीचे से चौड़े तथा ऊपर से क्या थे, पतले थे। नीचे से चौड़े, हमने देखा कि नीचे से इनकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनका आकार है जो कम हो जाता है, पतला होता जाता है। तो इनकी संख्या 7 है, हमें 6 स्थलों से मिली है। और कौन कौन से 6 स्थलों से मिले हैं उनकी जानकारी हम यहाँ से अब प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देखेंगे दिल्ली टोपरा। अशोक द्वारा इसे स्थापित किया गया तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में से स्थापित किया गया, वहाँ से मिलता है। लेकिन बाद में क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन सुल्तान रहता है यह फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा इसे दिल्ली लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, दिल्ली लाया जाता है तथा इसी कारण इसे फिरोज शाह की लाट, भीम की लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से जाना जाता है। भीम लाट या सुनहरी लाट आदि नामों से इसे जाना जाता है तथा इस स्तंभलेख की एक विशेषता है, अन्य जो शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, उन पर 6 आज्ञाएं लिखी गई हैं। अन्य जो स्तंभलेख हैं उन पर 6 आज्ञाएं लिखी गई हैं, लेकिन इस स्तंभलेख की विशेषता है कि इस पर 7 आज्ञाएं उत्कीर्ण रहती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली मेरठ का जो रहता है, दिल्ली मेरठ का स्तंभलेख, इसे अशोक द्वारा मेरठ में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। तो अगला स्तंभलेख हम इनमें देखेंगे रामपुरवा। इसकी खोज बिहार के चंपारण नामक स्थल से हुई है तथा इसके शीर्ष पर, इसका जो शीर्षस्थ है उस पर एक वृषभ की यानी एक बैल की आकृति मिलती है तथा इसके बाद है जो अगला स्तंभलेख अर्राज। इसके बाद हम देखेंगे लौरिया अर्राज और उसके बाद लौरिया नंदनगढ़। लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़,
इनकी भी खोज कहाँ से होती है? चंपारण बिहार के क्षेत्र से होती है। तथा इनकी विशेषता क्या है? जो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है, इसके भी शीर्ष पर हमें किसकी आकृति मिलती है? सिंह की आकृति मिलती है। तथा जो प्रयाग का स्तंभ लेख है, इसे अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित कराया जाता है। कहाँ पर? कौशाम्बी में स्थापित कराया जाता है। लेकिन अकबर द्वारा इसे कहाँ लाया जाता है? इलाहाबाद में इसे लाया जाता है। जो प्रयाग का अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लेख है, कौशाम्बी में स्थापित किया जाता है और अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद लाया जाता है। तो कितने हो गए ये? 1, 2, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा तथा ये छठा, 6 स्थलों से मिले हैं अलग अलग जो इसके स्तंभ लेख हैं। इनकी संख्या 7 है। तथा इसके बाद हम देखेंगे सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं, सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं, इनकी विशेषता है कि इन दोनों के शीर्ष पर हमें 4 शेरों की आकृति हमें देखने को मिलती है। फिर से हम देख लें इनको। अशोक के स्तंभ लेख संख्या 7 है, 6 स्थलों से मिलते हैं। तथा इसका जो नीचे का पत्थर है इसे यष्टि कहा जाता है। इसके ऊपर अधोकमल है। अधोकमल के ऊपर क्या है? एक चौकी बनी हुई है। तथा चौकी पर 4 पशुओं की हमें आकृतियां देखने को मिलती हैं, हाथी, घोड़ा, सिंह और चौथा बैल। तथा इसके ऊपर 4 शेर हैं और ऊपर क्या है? 32 तिलियों का एक धर्म चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक धर्म चक्र बना हुआ है। तथा इनकी विशेषताएं एकाश्वक पत्थर से बने हुए हैं, स्वतंत्र स्थलों से मिले हैं तथा बिना चौकी के किसी चबूतरे पर ये नहीं है। और नीचे से पतले चौड़े तथा ऊपर की तरफ ये पतले होते जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ये कहाँ से मिले हैं। दिल्ली टोपरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से मिला है, जिसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया जाता है। इसी कारण से फिरोज शाह की लाट, भीम की लाट तथा सुनहरी लाट के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसकी एक विशेषता है, जो अन्य अशोक के स्तंभ लेख रहते हैं इन पर 6 आज्ञाएं उत्कीर्ण हैं, लेकिन इसके 7 आज्ञाएं हमें उत्कीर्ण मिलती हैं। अगला जो रहता है दिल्ली मेरठ, इसे फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाकर स्थापित कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे हम रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है। रामपुरवा का स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से मिलता है तथा इसके शीर्ष पर एक बैल की आकृति मिलती है। उसके बाद लौरिया राज, यह भी बिहार के चंपारण से प्राप्त होता है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण से, जिसके शीर्ष पर हमें एक सिंह की आकृति मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रयाग का स्तंभ लेख। प्रयाग का स्तंभ लेख कौशाम्बी से मिलता है। अशोक द्वारा इसकी स्थापना कौशाम्बी में की जाती है, लेकिन अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद लाकर स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद है अगले जो स्तंभ लेख हैं इसके सांची, सारनाथ, इनके शीर्षार्थ पर हम देखेंगे 4 शेरों की हमें आकृति देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे मौर्यकालीन गुहा लेख। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अशोक व दशरथ द्वारा आजीविक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया जाता है। तो उनमें हम देखेंगे अशोक द्वारा 12 बार की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए क्या किया गया? गुफाओं का निर्माण कराया जाता है। अशोक द्वारा कर्ण चौपड़, सुदामा व विश्व झोंपड़ी नामक जो गुफाएं, उनका निर्माण कराया जाता तथा इनके पौत्र दशरथ के द्वारा भी, इनका पौत्र रहता है दशरथ के द्वारा भी नागार्जुन की पहाड़ी पर
3 गुफाओं का निर्माण कराया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम गुहालेख। गुहालेख, मौर्यकालीन गुहालेख। अशोक द्वारा बाराबार की पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया जाता है। किसके लिए? बाराबार की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के जो साधु हैं उनके लिए क्या किया जाता है? इन गुहाओं का निर्माण करवाया जाता है, जिनमें हम देखेंगे कर्ण चौपड़, सुदामा और विषभ झोंपड़ी अशोक द्वारा बाराबार नामक पहाड़ी पर इनकी स्थापना की जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका पौता रहता है दशरथ। अशोक के बाद हम देखेंगे दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे भैयक, बड़दिक तथा गोपी नामक गुफाओं का निर्माण किया जाता है। तथा इस काल में हमें कुछ स्तूप के भी अवशेष मिलते हैं तथा इनके जो स्थापत्य कला में देखेंगे, इनके राजभवन देखेंगे तो राजभवन में हम देखते हैं जो इनके राजभवन थे, इनके राजभवन प्राय लकड़ी से निर्मित होते थे। क्या होते थे? लकड़ी से निर्मित होते थे। और इनकी खोज बिहार के बुलंदी बाग व कुम्भहार से की गई है। तथा इनका जो खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? स्पूनर महोदय को खोज का श्रेय दिया जाता है। तथा इनके ये जो राजभवन है, राजभवन एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे। सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लकड़ी के बने थे, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तथा इनके चारों तरफ खाई निर्मित होती थी। क्या होता था? खाई निर्मित होती थी। तथा इन राजभवनों के हम देखेंगे 64 द्वार हमें देखने को मिलते हैं। 64 द्वार हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद देखेंगे मित्रों हम इनके जो स्तूप हैं, मौर्यकालीन स्तूप। मौर्य काल में हमें 84,000 अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का वर्णन मिलता है। अशोक ने कितने स्तूप बनाए? अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का वर्णन हमें मिलता है। तथा ये स्तूप ईंटों से निर्मित होते थे। तथा स्तूप जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ठूहा या ढेर। स्तूप शब्द का अर्थ क्या है? ठूहा या ढेर। तथा इसे जलती हुई चिता पर मान लो कि जलती हुई चिता है, इस पर निर्मित किया जाता था। चिता के रूप में से निर्मित किया जाता था और ऋग्वेद में इन्हें जलती हुई चिता ही कहा गया है। तथा इन स्तूपों में हम देखेंगे इनकी आकृति कैसी रहती है। इन स्तूप की आकृति कैसी रहती है हम देखेंगे इस प्रकार से। इसे अंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंड कहा जाता था। तथा इसके ऊपर का स्थान है ये जो, इसे हर्मिका कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? हर्मिका कहा जाता था। तथा इसके ऊपर एक छत्र होता था। इस प्रकार से हम देखेंगे छत्र होता था।
ऊपर ही ऊपर स्तूप के क्या होता था, छत्र होता था। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता था, एक प्रदक्षिणा पथ होता था। ये क्या था, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। फिर हम देखेंगे स्तूप के नीचे इसे तोरण द्वार बोला जाता था। ये क्या था, तोरण द्वार था। स्तूप का तोरण द्वार रहता है, तोरण द्वार रहता है। फिर देखेंगे हम प्रदक्षिणा पथ हो गया। ये जो बीच वाला क्षेत्र रहेगा इसे मेधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेधी कहा जाता था। तथा ये जो क्षेत्र है इसका, ये क्या कहलाता था, वेदिका कहलाता था। स्तूप के चारों ओर की जो रेलिंग है, जो दीवार है, ये क्या कहलाती थी, इसे वेदिका कहा गया है। क्या कहा गया है, वेदिका कहा गया है। तो फिर से हम देखें, प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वार, तोरण द्वार, इसे वेदिका कहा गया है। बीच का क्षेत्र मेधी है। तथा यह जो क्षेत्र है इसे अंड कहा गया है। जो अर्ध गोलाकार क्षेत्र था ये अंड कहलाता था। तथा इसका ऊपर का भाग जो सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र स्थल है उसे क्या कहा गया, हर्मिका कहा गया। तथा इसे जो ऊपर की ये हमें वस्तु दिखाई दे रही है, यह क्या थी, छत्र कहलाती थी। फिर से हम देखेंगे, रिवीजन कर लेते हैं इनका। मौर्य काल में जो गुहा लेख हैं, इनकी स्थापत्य कला है, उनमें हम देखेंगे, गुहा लेख में देखेंगे कि अशोक द्वारा 12 बार की पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के लिए गुहाओं का निर्माण किया जाता है। उनमें कर्ण चौपड़, सुदामा व विषभ झोपड़ी का हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद इनका पकड़ रखा है दशरथ। दशरथ के द्वारा भी नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया जाता है आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए। उनके द्वारा वह्यक, बर्दिक तथा गोपी नामक गुफाएं निर्मित की जाती हैं। इनकी स्थापत्य कला में हम राजभवन देखें तो राजभवन में हम देखेंगे ये लकड़ी से निर्मित होते थे। सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है, राजभवन लकड़ी से निर्मित होते थे। तथा इनकी खोज का श्रेय पूनर महोदय को दिया जाता है और यह बिहार के बुलंदी बाग व कुम्हरहार से हमें मिलते हैं। तथा इनके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर होती थी, सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। तथा दुश्मन की सुरक्षा के लिए एक खाई निर्मित होती थी जिसमें पानी छोड़ा जाता था। तथा इनके राजभवनों के हमें देखा गया, जिनका राजभवन है प्रसाद है, उसके 64 द्वार हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप अशोक के काल में हमें बौद्ध साहित्यों से पता चलता है कि 84,000 स्तूप है जो इनका निर्माण करवाया गया था। तथा यह ईंटों से निर्मित होते थे। इसे थुहा या ढेर भी कहा जाता था, जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है थुरा या ढेर। यह जलती हुई चिता पर बनते थे। और स्तूप की आकृति कैसी होती थी, ऊपर हमने देखा छत्र बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका सबसे प्रमुख स्थल है, दूसरे नंबर पर देखेंगे हर्मिका कहलाता था। उसके बाद का जो स्थल है वो क्या कहलाएगा, अंड कहलाएगा। अर्ध गोलाकार जो है इसे अंड कहा गया। और इसके चारों तरफ हम देखेंगे ये क्या था, प्रदक्षिणा पथ रहता है। और बाहर ये प्रवेश द्वार है जो इसे क्या कहते थे, तोरण द्वार कहते थे। तथा इस क्षेत्र को ये जो दीवार हमें नज़र आ रही है इसे वेदिका कहा जाता था। और हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, मेधी नामक स्थल है। जो मेधी है बीच का क्षेत्र मेधी कहलाता था। तो धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके मित्र भी हैं इन टॉपिक्स का फ़ायदा उठा सकें। जो आपको ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं, वीडियो आपके लिए बनवाई जा रही हैं। बहुत बहुत आभार।